स्टार्ट। चलिए, वेरी गुड आफ्टरनून एवरीवन। और आज हम लोगों ने सीएमए का पेपर दिया फाउंडेशन का, और पेपर बहुत ही आसान। पेपर 2 आज की क्लास में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कि हम लोगों ने क्या पेपर में पूछा गया था और हम लोग क्या करके आए हैं, क्योंकि सेल्फ एनालिसिस होना बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए लेट्स स्टार्ट। पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं। आज है 17 दिसंबर और हम लोगों ने आज की क्लास में पेपर दिया है कॉस्ट अकाउंटिंग का। कॉस्ट अकाउंटिंग का हम लोगों ने पेपर दिया, फंडामेंटल्स का। फाउंडेशन में हम लोगों ने पेपर दिया। अब देखते हैं 50 क्वेश्चंस में से हम लोग कितने करेक्ट करके आए हैं और कहां कहां सीएमए इंस्टीट्यूट ने ग्लिच किया है कुछ क्वेश्चंस को देने में, कितना मॉड्यूल से सिस्टमैटिक था पेपर, कितना आउट ऑफ सिलेबस था, सारी चीजें हम लोग डिस्कस करने वाले हैं आज के पेपर के सेशन में। फर्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं बेटा, एक एक चीज डिस्कस करेंगे आराम से। आप लोगों के सामने पेपर भी है, आप लोगों के हाथ में पेपर भी है, हर एक चीज है, आप लोग आराम से चेक कर सकते हैं। गुड बॉट फॉर ₹32,000 पास थ्रू सेल्स डे बुक विल रिजल्ट इन, हुआ क्या सर? हमने गुड्स परचेज किया था, गलती से परचेज की जगह कहां लिख दिया सर? क्रेडिट साइड में सेल्स में इंक्लूड कर दिया। उसकी वजह से क्या हुआ होगा सर? सर उसकी वजह से हमारा ग्रॉस प्रॉफिट क्या हो गया होगा? इंक्रीज हो गया होगा। चेक करते हैं। फर्स्ट हमारा ऑप्शन था नो इफेक्ट ऑन ग्रॉस प्रॉफिट। सर पक्की बात है, इफेक्ट आएगा ही आएगा। अगर आप परचेज के आइटम को कहां लिख दोगे सर? सेल्स में लिख दोगे, क्रेडिट साइड आप इंक्रीज कर दोगे। डिक्रीज इन ग्रॉस प्रॉफिट नहीं सर, डिक्रीज इन नेट प्रॉफिट। सर नेट प्रॉफिट की बात करें तो नेट प्रॉफिट में डिक्रीज नहीं होगा, इंक्रीज ही होगा, क्योंकि जीपी एड ऑन होने वाला है। इंक्रीज इन ग्रॉस प्रॉफिट इज द राइट आंसर। तो ऑप्शन नंबर डी हम लोगों का करेक्ट आंसर था इस केस में। क्रेडिट परचेज ऑफ फिक्स्ड एसेट्स आर रिकॉर्डेड इन, बच्चों सब्सिडरी बुक्स हमने पढ़ी थी सर। क्रेडिट परचेज के ट्रांजैक्शन हम लोग परचेज बुक में लिखते हैं, क्रेडिट सेल्स के ट्रांजैक्शन हम लोग सेल्स बुक में लिखते हैं, बीआर बुक बीपी बुक हम लोग मेंटेन करते हैं। बट फिक्स्ड एसेट्स परचेज करी उसका ट्रांजैक्शन चाहे क्रेडिट में परचेज करें चाहे हम लोग किसी भी चीज में परचेज करें, कहाँ रिकॉर्ड करते हैं सर? जर्नल प्रॉपर में। अगर क्रेडिट परचेज ऑफ गुड्स होता तब हम लोग परचेज बुक इसका आंसर लिख के आते। अगर आपने यहाँ लिखा है क्रेडिट परचेज ऑफ फिक्स्ड एसेट्स तो हम लोग कहाँ लिखेंगे बेटा? उसको जर्नल प्रॉपर में लिखने वाले हैं। थर्ड, एन एक्सपेंडिचर इज द कैपिटल इन नेचर व्हेन, ये थोड़ा सा ग्लिच क्वेश्चन हो सकता था कि सर क्या पता हम लोग गलती कराएं, क्या पता क्वेश्चन में गलती हो जाए। द रिसीवर ऑफ द अमाउंट इज गोइंग टू ट्रीट इफ द परचेज ऑफ फिक्स्ड एसेट्स। बच्चों अगर हम लोगों ने गुड्स रिसीव करा है, ठीक है, अगर रिसीवर है, रिसीवर के लिए तो क्या है? नॉर्मल सेल है, उसके लिए फिक्स्ड एसेट्स नहीं है। द इंक्रीज इन क्वांटिटी ऑफ फिक्स्ड एसेट्स, अगर हम लोगों ने फिक्स्ड एसेट्स इंक्रीज करी, खरीदा, तो हम लोगों का क्या हो गया बच्चों? कैपिटल एक्सपेंडिचर हो गया। थर्ड क्या था? इट्स पेड इंटरेस्ट ऑन लोन फॉर द बिजनेस। सर इंटरेस्ट पे करा है, लोन रीपे नहीं करा, ठीक है, इंटरेस्ट रीपे करा है, तो इंटरेस्ट क्या होता है? हमारे लिए रेवेन्यू आइटम होता है। और इट मेंटेन्स ऑफ फिक्स्ड एसेट्स। सॉरी। फोर्थ, अकाउंटिंग डज नॉट रिकॉर्ड नॉन फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन बिकॉज ऑफ, सीएमए इंस्टीट्यूट ने आपका बेसिक नॉलेज टेस्ट किया है यहाँ पे। 11th में हम लोग जब थे तब हमने पढ़ा था कि मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट बोलता है कि भैया फिक्स जो मॉनेटरी टर्म्स है उसी ट्रांजेक्शन्स को हम लोग रिकॉर्ड कर सकते हैं, नॉन मॉनेटरी ट्रांजेक्शन्स को अकाउंट्स में रिकॉर्ड नहीं किया जाता। तो यहाँ पे क्वेश्चन क्या था? अकाउंटिंग डज नॉट रिकॉर्ड नॉन फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन बिकॉज ऑफ मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट। अगला क्वेश्चन थोड़ा सा प्रैक्टिकल था। प्रैक्टिकल क्या था? द बुक वैल्यू ऑफ एसेट्स 1,45,800 आफ्टर चार्जिंग 3-year डेप्रीसिएशन। आफ्टर चार्जिंग 3-year डेप्रीसिएशन 10% पर एनम ऑन रिटन डाउन वैल्यू बेसिस, व्हाट वाज द ओरिजिनल कॉस्ट ऑफ द मशीन? बच्चों यहां पर हो सकता है शायद थोड़ी सी एरर होती। आओ एक बार चेक करते हैं। सर 1,45,800 की मशीन हम लोगों ने परचेज करी थी 3 साल पहले, और डेप्रीशिएशन कैसे लगा रहे हैं सर? हम लोग डेप्रीसिएशन लगा रहे हैं 10% पर एनम WDV बेसिस से। तो सर ये 90% है। अगर हम लोग 100% पे जाएं तो पीछे चले जाएंगे। सर कितना हुआ एक बार चेक करवा दीजिए। 145,800 डिवाइडेड बाय 90%, सर हम लोग खड़े हो गए आके 1,62,000। सर और एक साल पीछे गए 1,62,000 डिवाइडेड बाय 90%, सर यहां आ गए हम लोग 1,80,000 पे। अगेन एक साल और पीछे गए क्योंकि 3 साल की बात हो चुकी थी। सर 1,80,000 डिवाइडेड बाय 90%, सर ये हो गया हम लोगों का 2 लाख रुपए। तो करेक्ट आंसर क्या होता है बेटा हम लोगों का? ऑप्शन नंबर सी। हो सकता है एकदम करेक्ट हो।
विच वन इज रॉन्ग, और एकदम बेसिक, एकदम 11th का बेसिक क्वेश्चन बच्चों, देखो क्या पूछा गया, विच वन इज रॉन्ग, डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर, बेसिक रूल, डेबिट ऑल इनकम क्रेडिट ऑल एक्सपेंसेस, एंड नॉमिनल अकाउंट का रूल बोलता है डेबिट ऑल द एक्सपेंसेस एंड क्रेडिट ऑल द इनकम्स, सर डेबिट व्हाट कम्स इन क्रेडिट व्हाट गोज आउट, डेबिट ऑल एसेट्स एंड क्रेडिट ऑल लायबिलिटीज, तो ऑप्शन विच वन इज रॉन्ग पूछा गया था, तो ऑप्शन नंबर बी इज आवर करेक्ट आंसर। अब विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेप ऑफ अकाउंटिंग साइकिल, बच्चों अकाउंटिंग साइकिल क्या होती है, हम लोग जो रिकॉर्डिंग से स्टार्ट करते हैं, रिकॉर्डिंग, जर्नलाइजिंग, लेजर पोस्टिंग, ट्रायल बैलेंस, एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस, क्लोजिंग एंट्री, फाइनल अकाउंट एंड सो ऑन, ठीक है, ये हमारी अकाउंटिंग साइकिल कहलाती है। तो ऑप्शन नंबर डी इज ऑल ऑफ द अबव इज करेक्ट आंसर। एग्जैक्ट बुक का क्वेश्चन हम लोगों ने बहुत बार क्लास में डिस्कस किया है, ये क्वेश्चन बहुत बार वीएसआई ने अपने पेपर्स में भी दिया, ठीक है, हम लोगों ने बहुत बार डिस्कशन भी किया, और परफेक्ट हम लोगों को सर इसका आंसर पता था कि भैया जो हम लोगों का इंश्योरेंस चार्जेस है वो नहीं आएंगे, बाकी सब नॉर्मल एक्सपेंसेस की तरह आएंगे। सब परचेज प्राइस थी 8,90,000 रुपीज, आंसर साथ में निकालेंगे बच्चों, सब परचेज प्राइस थी हम लोगों की 8,90,000 रुपीज, प्लस इंस्ट्रेट एंड कार्टेज के लगे सर 7,000 रुपए, इंस्टॉलेशन के लगे सर 30,000 रुपीज, डिवाइडेड बाय, सर अगर हम लोग बात करें यूजफुल लाइफ कितनी थी, 5 साल, सर तो अगर आंसर की बात करें 8,90,000 प्लस 7,000 प्लस 30,000 डिवाइडेड बाय 5, तो 1,85,400 ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाता। ओके, आगे देखते, ये क्वेश्चन कई बार हम लोगों को एकदम क्लियर था सर, बट कई बार प्लस माइनस करने में यहाँ पे एरर हो जाती है। सर बैंक हैज डायरेक्टली पेड 2250 फॉर इलेक्ट्रिसिटी बिल एज पर द स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन एंड बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट स्टार्टिंग विद पासबुक ओवरड्राफ्ट, सर पासबुक ओवरड्राफ्ट का बैलेंस गिवन है, मतलब नेगेटिव चीज हम लोगों को गिवन है, पासबुक का बैलेंस गिवन है बच्चों, किसका बैलेंस निकालना है, सर कैश बुक का बैलेंस निकालना है, तो हम लोग थिंकिंग प्रोसेस सर कैश बुक के अकॉर्डिंगली चलने वाले हैं, क्लियर। तो हम लोग चेक करते हैं, सर बैंक ने डायरेक्टली पे कर दिया, तो बैंक ने हमारा बैलेंस क्या कर दिया बच्चों, कम कर दिया, बट क्या कैश बुक ने कम किया क्या, नहीं सर कैश बुक ने कम नहीं करा, तो हमें वापस से क्या करना पड़ेगा, बढ़ाना पड़ेगा सर, तो एड ऑन करना पड़ेगा, एड ऑन करना पड़ेगा। तो अगर मैं बात करूं नेगेटिव आइटम में एड ऑन की जब हम लोग बात करते हैं तो क्या हो जाता है सर, नेगेटिव हो जाता है, तो डिडक्ट हम लोगों का आंसर होगा करेक्टली। अगला क्वेश्चन, ये बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन था, थोड़ा सा लेवल वाला क्वेश्चन मैं मान सकता हूं इसको, क्या क्वेश्चन है पहले देखते हैं। सर गुड्स कॉस्टिंग ₹20,000 डिस्ट्रॉयड बाय एन एक्सीडेंट, इंश्योरेंस क्लेम कुछ मिला नहीं, इसका इंपैक्ट जॉइंट वेंचर में क्या हुआ, सर जो हमारी असेट थी तो हमारा क्या हो गया, लॉस हो गया, वो कहाँ आएगा सर, जैसे नॉर्मल लॉस होता है हम लोग कहाँ लिखते हैं, हमारे P&L अकाउंट के डेबिट साइड में लिखते हैं, तो यहाँ पर कहाँ आएगा, विल बी डेबिटेड इन जॉइंट वेंचर एज लॉस। अगला, ये क्वेश्चन भी बहुत इंटरेस्टिंग वे में मैं आपको बता सकता हूं, क्योंकि थोड़ा सा हो सकता है सीएमए इंस्टीट्यूट जब अपना आंसर दे तो हम लोगों को डाउट हो, इसलिए मैंने 2 ऑप्शन मार्क किए हैं यहाँ पे जानबूझ के। ऑन रिसिप्ट ऑफ द गुड्स ऑफ द कंसाइनी डेबिट विच ऑफ दीज अकाउंट्स, सर जब कंसाइनी की बुक्स की बात हो रही है, जब कंसाइनी को हम लोग गुड्स देते हैं, ऑन रिसिप्ट ऑफ गुड्स द कंसाइनी, कंसाइनी ने गुड्स रिसीव करा, तो सर हम लोगों ने आज तक पढ़ा था अगर कंसाइनी ने गुड्स रिसीव करा तो कोई एंट्री नहीं है सर, सेल्स की एंट्री होती है, एक्सपेंसेस की एंट्री होती है सर, उसके कमीशन की एंट्री होती है और उसका रेमिटेंस की एंट्री होती है, 4 एंट्रीज हम लोग कंसाइनी के बुक्स में करते हैं, गुड्स रिसीव्ड होने की कोई एंट्री नहीं होती। बट अगर हम लोग थोड़ा सा और बढ़ेंगे, गुड्स में फ्रेट वगैरह अगर इंक्लूडेड है तो गुड्स अकाउंट को डेबिट किया जाता है, अदरवाइज नन ऑफ द अबव भी इसका आंसर हो सकता है। अगला क्वेश्चन वापस से एज यूजुअल मॉड्यूल का क्वेश्चन, एक्स ने गुड्स बेचा बेटा वाई को, कॉस्टिंग थी सर 2.5 लाख रुपए, गुड्स आर टू बी सोल्ड एट कॉस्ट प्लस 25%, सर चेक करिएगा, सर 2.5 लाख रुपए का गुड्स था, 25% प्रॉफिट में बेचा, और 25% किसका है सर, कॉस्ट प्लस 25% है, तो सर अगर हम लोग चेक करें 2,50,000 प्लस 25%, तो सर ये हो गया हम लोगों का 3,12,500। आगे क्या बोला गया, कंसाइनर आस्क कंसाइनी टू पे एन एडवांस फॉर एन इक्वल अमाउंट टू 60% ऑफ द सेल्स वैल्यू, सर सेल्स वैल्यू कितनी, 3,12,500 का 60%, इसका 60% सर एडवांस भेजेगा, मल्टीप्लाई बाय 60%, सर ये हो गया हम लोगों का 1,87,500, तो ऑप्शन नंबर
क्या हो जाएगा बच्चों, डी आंसर हो जाएगा। आगे देखो, ज्वाइंट वेंचर अकाउंट इज द नेचर ऑफ, सर ये तो एग्जैक्टली मॉड्यूल का क्वेश्चन, नॉमिनल अकाउंट इज द करेक्ट आंसर जो हम लोगों ने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है। एट द टाइम ऑफ डिसऑनर ऑफ द एंडोर्स बिल विच वन ऑफ दीज अकाउंट विल बी क्रेडिटेड बाय द ड्रॉई। बेटा किसकी बुक्स में बात हो रही है, ध्यान से समझो, यहां एरर जानबूझ के सीएम इंस्टीट्यूट चाहता है आपसे, ड्रॉई की बुक्स में बात हो रही है। सर ड्रॉई ने जब बिल दिया था तब एंट्री करी थी एक्स अकाउंट डेबिट टू बीपी, जब बिल डिसऑनर हुआ तो उसको तो रिवर्स एंट्री करनी है, बीपी अकाउंट डेबिट टू एक्स। ड्रॉअर की बुक्स में नहीं, ड्रॉई की बुक्स में एंट्री मांगी गई, तो हम लोग क्या करेंगे, किसके अकाउंट को क्या करेंगे बेटा, क्रेडिट करेंगे। तो सर बीपी अकाउंट डेबिट टू एक्स, तो मतलब ड्रॉअर के अकाउंट को क्या करने वाले हम लोग, क्रेडिट करने वाले हैं। अगला क्वेश्चन, द डेट्स रिटर्न ऑफ अर्लियर एज बेट इफ रिकवर्ड सब्सिक्वेंटली, बहुत ही बेसिक क्वेश्चन बच्चों, बहुत ही बेसिक क्वेश्चन, कि बेड डेट्स रिकवर्ड की एंट्री क्या होती है, कैश अकाउंट डेबिट टू बेड डेट्स रिकवर्ड एंट्री करते हैं, तो किसको क्रेडिट करेंगे बच्चों, बेड डेट्स रिकवर्ड को क्रेडिट करेंगे। अगला, विच इज इंटेंडेड टू बी यूज्ड ओवर लॉन्ग टर्म फॉर अर्निंग प्रॉफिट देयर फ्रॉम, सर जिस चीज से हम लोग लॉन्ग टर्म बेनिफिट्स कमाएंगे, ठीक है, लॉन्ग टर्म बेनिफिट्स कमाएंगे सर किससे, कैपिटल एक्सपेंडिचर, डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, और यहाँ पे लिखा होता बोथ बी एंड सी। कैपिटल एक्सपेंडिचर सर हमने मशीनरी खरीदी, उसे ओवर द टाइम पीरियड हम लोग प्रॉफिट्स अर्न करने वाले हैं। डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर सर एडवर्टाइजमेंट का खर्चा एक बार कर दिया, उसका बेनिफिट हम लोगों को ओवर द टाइम पीरियड मिलने वाला है, तो इसके दोनों आंसर बोथ बी एंड सी इज द राइट आंसर। व्हेन ओपनिंग स्टॉक, ये बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन था, ठीक है, और हो सकता है शायद 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 यहाँ पर हम लोग एरर करके आ गए हों। सर ओपनिंग स्टॉक गिवन है 50,000, क्लोजिंग स्टॉक गिवन है सर 40,000, सेल्स है सर 2,40,000, मार्जिन है 20% ऑन कॉस्ट। सर मार्जिन गिवन है 20% ऑन कॉस्ट, आओ बेटा एक बार चेक करते हैं। देन परचेज विल बी, क्या पूछा बेटा, परचेज पूछा है, सीओजीएस नहीं पूछा, क्योंकि हमने जल्दीबाजी में शायद ये गलती कर दी होगी। सर पहले तो बात करते हैं क्वेश्चन को रिगार्डिंग, इस क्वेश्चन को एक काम करते हैं बोर्ड पे लेके चलते हैं और डिटेल में समझते हैं, क्योंकि समझना बहुत जरूरी था। दिस वन, सर ओपनिंग स्टॉक है 50,000 रुपए का, पहले मैं ना सीओजीएस का फॉर्मूला लिख लेता हूं। सर सीओजीएस का फॉर्मूला होता है ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेजेस प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक। सर क्या क्या इंफॉर्मेशन गिवन है, सर ओपनिंग स्टॉक गिवन है कितने रुपए का है बेटा, सर 50,000 रुपए का। सर परचेजेस तो निकालनी ही है, डायरेक्ट एक्सपेंसेस क्वेश्चन में है नहीं, क्लोजिंग स्टॉक गिवन है, क्लोजिंग स्टॉक गिवन है सर 40,000 का। सर आगे क्या बोला गया, इफ द प्रॉफिट मार्जिन इज 20% ऑन कॉस्ट। सर सीओजीएस का एक और फॉर्मूला होता है, सर सेल्स में से क्या माइनस कर दीजिए, सर जीपी माइनस कर दीजिए। सेल्स कितनी, 2,40,000, प्रॉफिट किस पे गिवन है, सर ऑन कॉस्ट गिवन है। तो आओ सर जिस भी चीज का परसेंटेज गिवन है उसको क्या मान लिया हमने, सर 100, प्रॉफिट कितना 20, सेल्स कितनी 120। सर 2,40,000 इक्वलेंट है 120 के, तो 100 कितना, सीओजीएस आ जाएगा डायरेक्टली। सर 2,40,000 डिवाइडेड बाय 120 मल्टीप्लाई बाय 100, बेटा सीओजीएस आ गया हम लोगों का कितने रुपए का, 2 लाख का। जीपी कितना 40,000। सर सीओजीएस को हमने यहां डाल दिया, अब गलती से क्या करा, जानबूझ के हमने 2 लाख निकाला और 2 लाख का आंसर लिखा है। अब यहां से बात करें, एक्स को फाइंड आउट करना है, एक्स कितना हो जाएगा, सर 2 लाख प्लस 40,000 माइनस 50,000। सर तो परचेज आ जाएगी हम लोगों की 1,90,000। क्वेश्चन में परचेज पूछी गई थी बच्चों, 1,90,000 इज करेक्ट आंसर। आगे देखो 68 एग्जैक्टली बुक का क्वेश्चन, ड्यूअल अकाउंटिंग इक्वेशन एसेट्स इक्वल्स टू लायबिलिटीज प्लस ओनर इज इक्विटी, ये किस कौन से कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंगली होता है, सर ड्यूअल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंगली। अब 69 ये कैश बुक का क्वेश्चन था बच्चों,
व्हेन अ चेक इज रिसीव्ड एंड इट हैज बीन डिपॉजिटेड इनटू द बैंक अ लेटर डेट। सर आज चेक आया और हमने आज डिपॉजिट नहीं कराया, उसको ड्रॉअर में डाल के रख लिया, हम डिपॉजिट कराएंगे उसको 2 दिन बाद, तो कैश बुक क्या बोलता है, ये कॉन्ट्रा ट्रांजेक्शन है, आप उस चेक को क्या मानोगे, कैश मानोगे, ठीक है। तो आप ऐसे मान के चलोगे आपने कैश डिपॉजिट कराया, ठीक है। देन ऑन द लेटर डेट विल बी क्रेडिटेड, तो क्या एंट्री होती है बेटा, एंट्री होती है बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश, बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश, बैंक डिपॉजिट कराया टू कैश। आगे, एट द एंड ऑफ द अकाउंटिंग ईयर आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन एंड आउटस्टैंडिंग रेंट ऑफ अ क्लब विल बी शोन इन द बैलेंस शीट। बहुत बढ़िया क्वेश्चन बच्चों। आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन क्या है सर? आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन किसी भी एनपीओ के लिए असेट है, आउटस्टैंडिंग रेंट किसी भी एनपीओ के लिए सर लायबिलिटी है। तो असेट को कहाँ रिकॉर्ड करते हैं सर? असेट साइड में। लायबिलिटीज को सर लायबिलिटी साइड में। तो हम लोगों को क्या बताना था सर? आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन तो कहाँ आएगा? असेट साइड में। और आउटस्टैंडिंग रेंट कहाँ आएगा? लायबिलिटीज साइड में। अगला क्वेश्चन, सैलरीज हैव बीन शोन इन द इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, मैं बोर्ड पे समझाऊंगा, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। कहां एरर हो सकती थी उसके बारे में बात करेंगे। Sir, salaries have been shown in income and expenditure account rupees 3 lakh. It was outstanding at the beginning of the year 42,000 and the year of 3 months. End of the year of 3 months, the salaries paid during the year. Sir, हम लोगों को इनकम एंड एक्सपेंडिचर से कहाँ जाना है बच्चों? सर रिसिप्ट एंड पेमेंट पे जाना है। तो सर आपने समझाया था आउटस्टैंडिंग अगर करंट ईयर का है तो क्या और प्रीवियस ईयर का है तो क्या। करंट ईयर का है तो क्या कर देंगे सर? लेस। और प्रीवियस ईयर का है तो क्या कर देंगे सर? ऐड। कितना एक्सपेंडिचर हम लोगों ने पे करा है बच्चों? सर इनकम एंड एक्सपेंडिचर में लिखा है हम लोगों ने 3 लाख रुपए। सर पिछले साल का आउटस्टैंडिंग मतलब आउटस्टैंडिंग एट द बिगनिंग कितना गिवन है सर? आउटस्टैंडिंग प्रीवियस ईयर का कितना बच्चों? 42,000। क्या कर दिया सर हम लोगों ने? एड ऑन कर दिया। सर माइनस करा आउटस्टैंडिंग सर करंट ईयर का। सर बोला गया 3 महीने का आउटस्टैंडिंग है सर, दैट मीन्स 3 लाख रुपए हमने इनकम एंड एक्सपेंडिचर में लिखे, जो साल भर का खर्चा है 12 महीने का, तो सर 3 महीने का कितना सर? 75,000 ये हमारा खर्चा है जो आउटस्टैंडिंग है, वो माइनस कर दिया। आंसर की बात करें बच्चों तो आंसर कितना आएगा हम लोगों का वो भी एक बार कैलकुलेट कर लेते हैं। सर 3 लाख में से ऐड करा हमने 42,000 माइनस करा सर 75,000, तो करेक्ट आंसर हम लोगों का 2,67,000 करेक्ट मार्क किया हुआ है। तो एक अच्छा क्वेश्चन था ये वाला। (72) एकदम बेसिक क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग आइटम्स आर यूजुअली ट्रीटेड फॉर एनपीओज? सर एंडोनमेंट यूज करते हैं, लेगेसी यूज करते हैं, लाइफ मेंबरशिप फीस यूज करते हैं, ट्रांसफर फीस नहीं होती, एंट्रेंस फीस यूज करते हैं। तो 1, 2, 3 एंड 5 ये हम लोगों का ऑप्शन नंबर सी था। 73 अगेन एंड अगेन आपके बेसिक्स चेक किए जा रहे हैं फाउंडेशन में। इन केस ऑफ सोल प्रॉपर्टीशिप इनकम टैक्स इज, सर क्या होता है? ड्रॉइंग्स की तरह ट्रीट करते हैं, तो हम लोग क्या मानते हैं? ट्रीटेड एज प्रोप्राइटर्स पर्सनल एक्सपेंसेस। Which of the following are included in trading and P&L account? बच्चों ये भी बहुत एकदम 11th का बेसिक चेक किया जा रहा है। सर रेवेन्यू एक्सपेंडिचर एंड इनकम्स, रेवेन्यू एज वेल एज कैपिटल एक्सपेंडिचर। सर कैपिटल एक्सपेंडिचर को ट्रेडिंग P&L में नहीं लिखते हैं, नॉमिनल अकाउंट लिखते हैं सारे। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, रेवेन्यू इनकम, सर दोनों चीजें रिकॉर्ड की जाती हैं ट्रेडिंग और P&L में। अगला क्वेश्चन वापस से, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट आर प्रिपेयर्ड। सर हम लोग को अच्छे से पता है इनकम एंड एक्सपेंडिचर का मतलब होता है P&L अकाउंट और रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट का मतलब होता है सर कैश अकाउंट, ठीक है। तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर किससे बनाया जाता है सर? एक्रूवल सिस्टम से। और रिसिप्ट एंड पेमेंट सर कैश सिस्टम से। तो यही ऑप्शन में आंसर था। फर्स्ट एक्रूवल बेसिस पे बनेगा और सेकंड कैश बेसिस पे बनेगा। अगला क्वेश्चन, हमने ट्रायल बैलेंस जब डिस्कस किया था तो बहुत बेसिक में डिस्कस किया था कि सर अगर ट्रायल बैलेंस में क्लोजिंग स्टॉक गिवन है तो कहां जाएगा बच्चों? सिर्फ बैलेंस शीट में जाएगा। हमने एक एंट्री पास करी क्लोजिंग में, क्लोजिंग स्टॉक अकाउंट डेबिट टू परचेजेस अकाउंट, तो हमने क्या कर दिया? एडजस्टेड परचेज में उसको एडजस्ट कर दिया क्लोजिंग स्टॉक को। तो कहां जाएगा क्लोजिंग स्टॉक? सिर्फ बैलेंस शीट में ट्रीट होगा। अगला, ये वापस एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन है और इसके बारे में तो साहब हमने जितना डिस्कस किया है
उतना तो किसी ने डिस्कस नहीं किया होगा, क्योंकि ये एक मुझे ऐसा पॉइंट लगता है जो 11th में हम लोगों का थोड़ा सा वीक रह जाता है। सर क्वेश्चन क्या है? द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन इज गिवन इन द ट्रायल बैलेंस ऑफ शेखर स्टोर्स ऑन 31 मार्च 2023। सर बेड डेट्स गिवन है प्रीवियस, इस बार ट्रायल बैलेंस में 15,500, डेटर्स गिवन है 3 लाख, ऑलरेडी ओल्ड प्रोविजन गिवन है सर 18,000 रुपए का। If the Shekhar stores makes a provision for bad and doubtful debts at the rate of 5% on debtors, then amount of such provision charged to P&L account for the year ending 31st March। तो सर P&L अकाउंट में कैसे दिखाते थे? सर आपने क्या समझाया था पहले तो उसके बारे में बात करते हैं। सर आपने समझाया अगर P&L अकाउंट बना रहे हैं तो बच्चों यहाँ पे लिखो सर टू बेड डेट्स, सर ऐड करो उसमें फर्दर बेड डेट्स, सर ऐड करो उसमें न्यू प्रोविजन और माइनस कर दो सर ओल्ड प्रोविजन। ये हमने पढ़ा था। सर बेड डेट्स गिवन है ऑलरेडी ट्रायल बैलेंस में कितने बच्चों? 15,500। सर फर्दर बेड डेट्स है नहीं। न्यू प्रोविजन के लिए बोला गया सर डेटर्स थे हमारे पास 3 लाख रुपए के, सर इसमें से माइनस करते हैं फर्दर बेड डेट्स, वो क्वेश्चन में थे नहीं। कितना हो गया बच्चों? 3 लाख। इस अमाउंट में बनता है न्यू प्रोविजन। सर 3 लाख का 5% कितना हो गया बेटा? सर 15,000 का प्रोविजन बनाना है। ऑलरेडी प्रोविजन कितने रुपए का है? 18,000 का। सर 15 और 15 30,500 माइनस 18,000, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा हम लोगों का? 12,500। और मैंने आपको अगर ध्यान हो तो जब हम लोगों ने पढ़ा था तभी डिस्कस किया था कि ऐसा ही क्वेश्चन सीएमए इंस्टीट्यूट हमसे पूछने वाला है और ऐसा ही एग्जैक्ट क्वेश्चन हम लोगों से सीएमए इंस्टीट्यूट ने पूछा है। 77 के बाद अगला क्वेश्चन था बच्चों 78। परचेज गिवन है 15,20,000, वेजेस एंड सैलरीज गिवन है 2,10,000, सेल्स गिवन है 21,60,000, ओपनिंग स्टॉक गिवन है 2,08,000, क्लोजिंग स्टॉक गिवन है 2,20,000 और ग्रॉस प्रॉफिट पूछा है। सर सेल्स में से क्या क्या माइनस कर देंगे सर हम लोग? सेल्स में एड ऑन करो सर क्लोजिंग स्टॉक, अगर मैं ट्रेडिंग अकाउंट की बात करूं डायरेक्टली। सर अगर मैं ट्रेडिंग अकाउंट बनाऊं तो देखो यहाँ पे बच्चों टू ओपनिंग स्टॉक। सर ओपनिंग स्टॉक कितने रुपए का था हमारे पास? सर ओपनिंग स्टॉक हम लोगों को गिवन है सर 2,08,000। सर उसके अलावा यहां पर और क्या गिवन था? सर परचेजेस, सर परचेजेस गिवन है 15,20,000। सर उसके अलावा क्या गिवन है? टू वेजेस एंड सैलरीज। वेजेस एंड सैलरी सर डायरेक्ट एक्सपेंसेस है, कहाँ आएगा? 2,10,000 ट्रेडिंग अकाउंट में आएगा। सर सेल्स की बात करें तो 21,60,000 सर सेल्स है। सर क्लोजिंग स्टॉक की बात करें, बाय क्लोजिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक है सर हमारे पास 2,20,000 का। दैट्स इट। क्या ऑडिट फीस आएगी क्या? नहीं सर, ऑडिट फीस तो हमारे P&L अकाउंट में आती है, ट्रेडिंग अकाउंट में नहीं आती। तो सर 2 ग्रॉस प्रॉफिट, हमारा ग्रॉस प्रॉफिट कितने रुपए का आ जाएगा? 4,42,000 का। ये हमारा क्वेश्चन था, ये हमारा क्वेश्चन था। आगे प्रीपेड इंश्योरेंस अकाउंट इज ये भी एग्जैक्टली बुक का क्वेश्चन है, ठीक है। प्रीपेड इंश्योरेंस अकाउंट क्या होता है बच्चों? रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट होता है। अगर यहाँ पे सिर्फ इंश्योरेंस अकाउंट होता तो वो नॉमिनल अकाउंट होता, क्योंकि बहुत सारे बच्चे नॉमिनल अकाउंट लगा के आए होंगे, बट करेक्ट आंसर है प्रीपेड इंश्योरेंस क्या होता है सर? रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट होता है, क्योंकि वो किसी ना किसी से रिप्रेजेंट कर रहा है, किसी ना किसी पर्सन को रिप्रेजेंट कर रहा है। आगे अ ट्रायल बैलेंस शोज, अ ट्रायल बैलेंस क्या चेक करता है सर? ट्रायल बैलेंस अर्थमेटिकल एक्यूरेसी चेक करता है। अर्थमेटिकल एक्यूरेसी, डेबिट इक्वल्स टू क्रेडिट होता है सर वहां पे। तो कंप्लीट एक्यूरेसी ऑफ अकाउंट्स नहीं सर, ऑनेस्टी ऑफ अकाउंट्स नहीं सर, कंप्लीट एक्यूरेटी ऑफ अकाउंट्स एंड ऑनेस्टी ऑफ अकाउंट्स नहीं। तो क्या होगा सर? अर्थमेटिकल एक्यूरेसी चेक करता है सर। अगला क्वेश्चन थियोरेटिकल था। द पर्सन अदर देन ओरिजिनल क्रेडिटर, जैसे इसका मतलब क्या है पहले तो वो क्वेश्चन समझो, क्योंकि ये क्वेश्चन ना बड़ा कंफ्यूज कर सकता था एग्जाम में, क्योंकि सीएमए इंस्टीट्यूट कुछ क्वेश्चन बहुत बढ़िया पूछता। देखो ध्यान से सुनना, क्वेश्चन बताना मेरे को। तो द पर्सन अदर देन द ओरिजिनल क्रेडिटर, समझना सर एक्स ने वाई को माल बेचा, तो वाई की बुक्स में एक्स कौन है? क्रेडिटर है। एक्स ने ये बिल, कोई बिल आया था इसके पास, किसको एंडोर्स कर दिया सर? जेड को एंडोर्स कर दिया। जेड क्या कहलाता है सर? जेड कहलाता है पेई।
जो पेमेंट को रिसीव करने जाने वाला है। तो देखो, द पर्सन अदर देन ओरिजिनल क्रेडिटर टू whom the amount in the bill is made payable to is known as the payee of the bill, payee of the bill। तो किसी ने होल्डर लिखा है, किसी ने ड्रॉअर लिखा है, किसी ने एंडोर्सर लिखा है, तो हम लोग ध्यान से समझे। रिटायरमेंट ऑफ बिल मीन्स मेकिंग पेमेंट बिफोर द ड्यू डेट। सर रिटायरमेंट का मतलब तो यही होता है जहां पे हम लोग रिबेट की बात करते हैं, पहले पेमेंट हम लोग कर रहे हैं उसको। Which of these account is not open in the books of consigner? मैंने आपको समझाया था कंसाइनर की बुक्स में 3 अकाउंट्स बनते हैं। सर कंसाइनमेंट अकाउंट बनेगा, सर गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट अकाउंट बनेगा, और क्या बनेगा सर कंसाइनी का अकाउंट बनेगा, और क्या नहीं बनेगा सर कमीशन अकाउंट नहीं बनेगा। अब ये क्वेश्चन बहुत ही बढ़िया था, हो सकता है आप लोग भी एरर कर आओ क्योंकि सीएमए इंस्टीट्यूट चाहता था आपसे एरर करवाना। द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट शोज द फाइनेंशियल रिजल्ट ऑफ द कंसर्न फॉर अ पीरियड, financial position of the current concern on a particular date, financial result of the concern on a particular date और cost of goods sold during the period। बच्चों ध्यान से समझो, P&L अकाउंट क्या बताता है सर, इस साल का नेट प्रॉफिट बताता है। याद है 11th में जब P&L अकाउंट बनाते थे तो आप लोग लिखते थे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड, और बैलेंस शीट के लिखते थे बैलेंस शीट एज ऑन। ठीक है, तो बैलेंस शीट बताता है 31 मार्च को हमारे साथ में क्या असेट्स है और क्या लायबिलिटीज है, बट P&L अकाउंट बताता है साल भर में हमने क्या किया। तो फॉर द पीरियड होगा, फॉर नॉट ऑन अ पर्टिकुलर डेट होगा। तो करेक्ट आंसर क्या था बच्चों, ए। हो सकता है शायद आप गलती से सी लगा के आ गए हो। विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर प्रिपेयर्ड बाय द एनपीओ। सर कौन कौन से अकाउंट एनपीओ के द्वारा बनाए जाते हैं सर? इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट, बैलेंस शीट और ऑल ऑफ द अबव। सर तीनों ही चीजें बनाई जाती हैं, इनकम एंड एक्सपेंडिचर भी, रिसिप्ट एंड पेमेंट भी और बैलेंस शीट भी, तीनों चीजें एक एनपीओ बनाता है साथ में अपने। अब ये सारे क्वेश्चन कॉस्ट अकाउंटिंग से रिलेटेड थे। कॉस्टिंग के बहुत ही इजी क्वेश्चन मुझे देखने को मिले इस बार आप लोगों के पेपर में, और एग्जैक्टली बुक के क्वेश्चन मिले। इनडायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट इज अ पार्ट ऑफ। सर किसका पार्ट होता है इनडायरेक्ट मटेरियल? अगर ये डायरेक्ट मटेरियल होता तो प्राइम कॉस्ट का पार्ट होता। इनडायरेक्ट या क्योंकि डायरेक्ट मटेरियल को हम लोग कहाँ लिखते हैं, रॉ मटेरियल कंज्यूम में कैलकुलेट कर लेते हैं। ये कहता है इनडायरेक्ट मटेरियल किसका पार्ट होता है सर? मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड्स का पार्ट होता है, फैक्ट्री ओवरहेड्स का पार्ट होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ पार्ट ऑफ बोथ प्राइम कॉस्ट एंड कन्वर्जन कॉस्ट? बैक टू बैक पूछा गया क्वेश्चन था आप लोगों के एग्जाम में। ये जितने भी लोगों ने वीएसआई के पेपर्स दिए हैं उन सबको पता है कि एग्जैक्टली सेम क्वेश्चन सर बहुत बार पूछा गया था, और मुझे नहीं लगता अब ये किसी का गलत होगा। सर करेक्ट आंसर था डायरेक्ट लेबर। इन क्लासिफिकेशन बाय फंक्शंस कॉस्ट आर डिवाइडेड इनटू, थ्योरी वाला क्वेश्चन था। ठीक है, थ्योरेटिकल क्वेश्चन में जब फंक्शंस के अकॉर्डिंगली हम लोग डिवाइड करते हैं तो मैन्युफैक्चरिंग, एडमिनिस्ट्रेटिव, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट के बेसिस पे हम लोग डिफाइन करते हैं हमारे क्लासिफिकेशन ऑफ फंक्शंस के रिगार्डिंग। द मेन पर्पस ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग इज, मैंने आपको ऑलरेडी कहा था कि हम लोग नेक्स्ट ईयर कॉस्ट अकाउंटिंग का और पार्ट पढ़ेंगे, मैनेजमेंट अकाउंटिंग, जहां पे हम लोग पढ़ेंगे कि कॉस्ट अकाउंटिंग इज अ डिसीजन मेकिंग पार्ट। इंटरनल अकाउंट्स है, कॉस्ट अकाउंटिंग किसी को दिखाई नहीं जाती। फाइनेंशियल अकाउंट्स तो फिर भी शेयर होल्डर के पास जाते हैं, बट कॉस्ट अकाउंट किसी के पास नहीं जाते। ये इंटरनल मेकर्स का डिसीजन होता है, डायरेक्टर्स के लिए होते हैं, मैनेजमेंट के लिए होते हैं, जो डिसीजन मेकर हैं उनके लिए होता है। तो कॉस्ट अकाउंटिंग इज अ पार्ट ऑफ प्रोवाइड इंफॉर्मेशन टू मैनेजमेंट फॉर डिसीजन मेकिंग। अगला, विच वन इज फॉल्स, और बहुत ही बेसिक क्वेश्चन। फिक्स कॉस्ट पर यूनिट इंक्रीज विद इंक्रीज इन आउटपुट। सर फिक्स कॉस्ट तो क्या होती है सर? सेम रहती है, और जैसे जैसे आउटपुट इंक्रीज होता है फिक्स कॉस्ट पर यूनिट क्या होती जाती है सर? कम होती चली जाती है। फॉर एग्जांपल फिक्स कॉस्ट सर 5 लाख रुपए है, आप चाहे एक भी यूनिट नहीं बनाओ तो भी 5 लाख रुपए लगेंगे, 1 लाख यूनिट बनाओ तो भी 5 लाख रुपए लगेंगे, 5 लाख यूनिट बनाओ तो भी 5 लाख रुपए लगेंगे। ये हम लोगों के फिक्स कॉस्ट का नेचर होता है। तो जैसे जैसे हम लोग आउटपुट को इंक्रीज करते हैं हमारी फिक्स कॉस्ट क्या होती जाती है? पर यूनिट कम होती जाती है। तो फिक्स कॉस्ट पर यूनिट इंक्रीज नहीं होती बेटा, क्या होती है? डिक्रीज होती है विद इंक्रीज इन आउटपुट। आपसे पूछा गया था फॉल्स क्या है यहाँ पे। स्टेटमेंट शोइंग ब्रेकअप ऑफ कॉस्ट इज नोन एज सर टेंडर, प्रोडक्शन अकाउंट, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट और कॉस्ट शीट। सर जो हम लोग का ब्रेकअप कॉस्ट होती है, ब्रेकअप कॉस्ट का मतलब ब्रेकडाउन कॉस्ट भी हम लोग बोलते हैं। ठीक है, ब्रेकअप कॉस्ट एनालिसिस भी बोलते हैं। जब हम लोग आगे जाएंगे इन सब चीजों के बारे में समझेंगे। हम कॉस्ट शीट में पढ़ते हैं सर प्राइम कॉस्ट पहले निकालते हैं, फिर फैक्ट्री कॉस्ट निकालते हैं, फिर प्रोडक्शन कॉस्ट निकालते हैं, फिर कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन निकालते हैं, फिर कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड निकालते हैं, सो ऑन। सारी कॉस्ट हम लोग कैलकुलेट करते हैं तो ब्रेकअप कॉस्ट। अ कॉस्ट यूनिट इज, याद करने वाला क्वेश्चन था, थ्योरेटिकल बेस क्वेश्चन था। कॉस्ट यूनिट क्या होती है? अ यूनिट ऑफ प्रोडक्शन और सर्विस इन रिलेशन टू विच कॉस्ट आर असर्टेन, जिसके रिगार्डिंग हम लोग कॉस्ट कैलकुलेट कर रहे हैं। अगला क्वेश्चन बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन, हो सकता है शायद एरर हो गई हो।
मैं मान के चलता हूं जिन लोगों ने बढ़िया से प्रैक्टिस करी होगी उनके तो कहीं एरर नहीं, बट फिर भी क्योंकि हम लोग कई बार एग्जामिनेशन में ना जल्दीबाजी कर देते। फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन फाइंड आउट परचेज ऑफ रॉ मटेरियल। सर रॉ मटेरियल परचेज निकालना है। सर पहले तो बात करते हैं, हम लोगों ने ना रॉ मटेरियल परचेज निकालना नहीं सीखा, हमने सीखा था सर रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड निकालना। सर ओपनिंग स्टॉक में क्या कर दो ऐड, परचेज ऐड कर दो। सर क्या माइनस कर दो, सर क्लोजिंग स्टॉक माइनस कर दो। क्या आ जाएगा सर, रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड आ जाएगा। सर रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड हम लोगों को गिवन है, देखो कितने रुपए का है सर, 53,000 का। सर और क्या है सर, क्लोजिंग स्टॉक गिवन है 9,000 का। सर परचेज तो निकालना ही है। ओपनिंग स्टॉक गिवन है सर 6,000 का। सर रिवर्स कैलकुलेशन करके परचेज बहुत इजीली निकाल सकते हैं। 53,000 प्लस 9,000, सर 53,000 प्लस 9,000 हो गए हम लोगों के 62,000। 62 में से गए सर 6,000, कितना आ गया सर हम लोगों का 56,000। अगर आपने जल्दीबाजी कर दी होगी तो क्या करा होगा, यहां पर 53 लिख दिया होगा, तो आपका करेक्ट आंसर आ जाएगा सर 50,000। हमें लगा सर ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट, जबकि सही आंसर क्या है बच्चों, सही आंसर है सर परचेज निकालनी थी। परचेज कितनी, ऑप्शन नंबर बी 56,000 हमारी परचेज आएगी। अगला, Which one of the following terms are excluded from the cost account? Exactly बुक का क्वेश्चन। सर इनकम टैक्स भी नहीं आता, इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर्स भी नहीं आता, सर कैश डिस्काउंट भी नहीं आता, क्या आता है, ऑल ऑफ द अबव। सब ये एक्सक्लूडेड आइटम्स थे हम लोगों के लिए। अच्छा क्वेश्चन, अगला वाला भी बहुत ध्यान से पढ़ने वाला क्वेश्चन था, और ये क्वेश्चन एग्जैक्टली वीएसआई ने बैक टू बैक अपने पेपर्स में पूछा है, इसलिए आप लोगों को आना भी चाहिए था। सर हम लोगों ने क्या पढ़ा था ना, पहले उसके बारे में बात करते। सर हमने पढ़ा था भैया डायरेक्ट मटेरियल प्लस डायरेक्ट वेजेस मिला के हो जाती है सर प्राइम कॉस्ट। सर प्राइम कॉस्ट में हम लोग ऐड करते हैं फैक्ट्री के खर्चे, सर आ जाती है फैक्ट्री कॉस्ट। ओपनिंग स्टॉक ऑफ WIP एंड क्लोजिंग स्टॉक ऑफ WIP की बात यहां पर थी नहीं, इसलिए मैंने डिस्कशन भी नहीं करा। सर क्या क्या गिवन है, डायरेक्ट वेजेस गिवन है सर 2,46,000 की, मैंने लिख दिया। सर फैक्ट्री कॉस्ट गिवन है 5,60,000 की। इफ द रेशियो ऑफ डायरेक्ट वेजेस एंड फैक्ट्री ओवरहेड इज 3:1, सर रेशियो किस किस का गिवन है, ध्यान से देखो। सर डायरेक्ट वेजेस का रेशियो और फैक्ट्री ओवरहेड मतलब फैक्ट्री एक्सपेंसेस का रेशियो गिवन है, कितना है सर 3:1 का। दैट मींस डायरेक्ट वेजेस कितना है सर 3 है, वो हमें पता है। डायरेक्ट वेजेस कितने रुपए की थी सर 2,46,000 की। फैक्ट्री ओवरहेड्स पता नहीं थे, डिवाइडेड बाय एक्स। सर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन किया, फैक्ट्री एक्सपेंसेस आ गए सर 2,46,000 डिवाइडेड बाय 3 आप कर दीजिए, तो फैक्ट्री एक्सपेंसेस आ गए बच्चों कितने रुपए के सर 82,000 के। तो 5,60,000 माइनस 82,000, सर हम लोग खड़े हो गए प्राइम कॉस्ट पे आके। प्राइम कॉस्ट कितनी आ गई सर 4,78,000। रिवर्स कैलकुलेशन, अब डायरेक्ट वेजेस पूछिए, माइनस 2,46,000। सर तो डायरेक्ट मटेरियल कितने का आ जाएगा 2,32,000। हमसे यही पूछा था डायरेक्ट मटेरियल की कॉस्ट बता दो भैया। 2,32,000 ये प्रैक्टिकल क्वेश्चन थे कॉस्ट अकाउंटिंग का। अगला, विच कॉस्टिंग मेथड इज यूज्ड बाय स्पेयर पार्ट मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री। अब सीएम इंस्टीट्यूट 2 आंसर दे सकता है, क्योंकि मैंने दोनों चीजों के बारे में आप लोगों को बताया था। स्पेयर पार्ट सर अगर सेम प्रोडक्ट बना रहे हैं हम लोग, बार बार सेम प्रोडक्ट ही बना रहे हैं, तो हम लोग जा सकते हैं जॉब कॉस्टिंग पे भी। बट अगर वो थोड़ा सा बड़े प्रोडक्ट है जो चेन में बनते हैं, तो हम लोग उसको प्रोसेस कॉस्टिंग का भी नाम दे सकते हैं। तो स्पेयर पार्ट जो इंडस्ट्री होती है वो दोनों में काम करती है। सर अगर सेम टाइप के प्रोडक्ट है तो जॉब कॉस्टिंग, ठीक है, और अगर प्रोसेस में काम हो रहा है तो प्रोसेस कॉस्टिंग। दोनों ही मेथड यहाँ पर फॉलो होते हैं। तो सीएम इंस्टीट्यूट दोनों में से कोई भी आंसर दे सकता है यहाँ पे, इसलिए मैंने एक बार दोनों मार्क किया आप लोगों को समझाने के लिए। क्लियर। डायरेक्टर्स रेम्यूनरेशन एंड एक्सपेंसेस फ्रॉम अ पार्ट ऑफ, सर ये तो बहुत ही बेसिक क्वेश्चन था, एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड्स का पार्ट होते हैं। इंटरेस्ट ऑन ओन कैपिटल, सर खुद का पैसा लगाया उस पर मैं इंटरेस्ट चार्ज कर रहा हूँ, दिस इज द नोशनल कॉस्ट, दिस इज द नोशनल कॉस्ट। कैश कॉस्ट सर जो कैश में पे की जा रही है। संक कॉस्ट सर जो या तो फ्यूचर ऑब्लिगेशंस हैं या हम लोग ऑलरेडी पास में पे कर चुके हैं, डूबी हुई कॉस्ट।
पार्ट ऑफ प्राइम कॉस्ट नहीं सर, वो तो डायरेक्ट मटेरियल डायरेक्ट वेजेस होते हैं। तो क्या आंसर हो जाएगा बेटा, नोशनल कॉस्ट। और ये आखिरी क्वेश्चन जो CAS का था, जो हम लोगों को ऑलरेडी पता था कि हम लोगों को कुछ CAS गिवन है। कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 9 इज रिलेटेड टू, किससे रिलेटेड होता है बच्चों, पैकिंग एंड मटेरियल कॉस्ट से रिलेटेड होता है, जहां पे वो पैकिंग एंड मटेरियल कॉस्ट के बारे में बताता है। अब सबसे इंपॉर्टेंट ये था हम लोगों का पेपर, जो बहुत ही बेसिक पेपर था। आई होप आप लोगों का पेपर बहुत बढ़िया हुआ होगा, बहुत बढ़िया आप लोगों का रिजल्ट आएगा। ये क्रॉस वेरिफिकेशन था कि आपने कितने क्वेश्चन सही करे हैं, कितने क्वेश्चन गलत करे हैं। मिलेंगे हम लोग इंटर की क्लासेस में। आज के लिए हम लोग इतना रहता है। थैंक्स फॉर जॉइनिंग गाइस, बाय बाय।